नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने श्रीनगर और लेह हाईवे को बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ सैनिकों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा। सरकार ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने तो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को पार ही नहीं किया है। इस तरह एक बार फिर अपने बयान में चीन ने अपनी हिमाकत को छुपाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर सैन्य स्तर की वार्ता चल रही है। पैंगोंग झील में चीनी सैनिकों की दोबारा घुसपैठ की खबरों के बीच कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर मोदी जी की लाल आंख कब दिखेगी, चीन से आंखों में आंखें डालकर कब बात होगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार को सजग रहने की सलाह दी है। अडानी समूह ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिस्सेदारी खरीदने पर बड़ा ऐलान किया है। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के जीवी के समूह की हिस्सेदारी खरीदने और नियंत्रण हासिल करने का करार किया गया है। अडानी समूह ने एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदने की डील की है। अब अडानी समूह 12 नवंबर से पहले हवाई अड्डे पर अपना प्रबंधन संभालना शुरू कर देगा। इस्तीफा देने के ऐलान के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि आपके गर्मजोशी भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये साझेदारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आबे के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसको लेकर शिंजो आबे का अब जवाब आया है। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। इससे कुछ देर पहले उनके फेफड़ों में संक्रमण होने की बात कही गई थी। इसके बाद उनकी विशेष टीम द्वारा निगरानी की जा रही है, लेकिन अंततः अस्पताल की ओर से उनके निधन की सूचना दी गई है। उनके निधन से कांग्रेस सहित देश भर में शोक की लहर है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है। बता दें कि वे लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण इस जुर्माने को 15 सितंबर तक जमा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश नहीं है, लेकिन दूसरों का सम्मान करना जरूरी है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ₹1 का जुर्माना भरने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी केंद्र सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने की योजना बना रही है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। सरकार ने अपनी सभी मंत्रालयों और विभाग को 50 से ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है, जिसके आधार पर इन कर्मचारियों के कामकाज की हर 3 महीने पर समीक्षा की जाएगी। काम संतोषजनक नहीं होने पर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ईडी आज दिल्ली कांड के आरोपी ताहिर हुसैन से पूछताछ करने वाली है। इसके लिए ईडी की टीम ताहिर हुसैन को तिहाड़ जेल से अपने दिल्ली दफ्तर लाएगी। वहीं से मामले से जुड़े कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। फिलहाल ईडी ताहिर हुसैन की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अगर ताहिर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ईडी आज की पूछताछ को टाल सकती है। एसआईटी ने दिल्ली मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ एक और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया है। इसमें नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर और शाहीन बाग के प्रदर्शनों में इमाम की संलिप्तता होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि शर्जील पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संदिग्ध आरोपियों के संपर्क में था। इसी संस्था के सहारे एक विशेष धर्म संप्रदाय से जुड़े लोगों को बरगलाने में लगा हुआ था। आयकर विभाग के निर्देश पर बैंक अपने ग्राहकों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। आयकर ने कहा कि बैंकों ने रुपे कार्ड और भीम यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वालों से चार्ज काटा था, जिसे अब वापस करना होगा। आयकर ने कहा कि बैंकों ने 1 जनवरी 2020 से अब तक जो भी पैसा काटा है, बैंक उस पैसे को अपने ग्राहकों के खातों में तत्काल जमा कराएं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को लखनऊ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से महाना को एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। एसजीपीजीआई के कोरोना अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि मंत्री का समुचित इलाज किया जा रहा था। उन्होंने अपनी इच्छा से खुद को रेफर कराया है। उनके इलाज की सभी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं।
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। विजय माल्या ने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। दरअसल माल्या ने न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित किया था, जिसमें माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था। सुशांत सिंह मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से आज भी पूछताछ जारी है। इसके अलावा घटना वाले दिन घर पर मौजूद रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, नीरज दीपेश से भी जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। कोरोना वायरस के वैक्सीन की खोज में जुटे दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के तैयार होने पर केवल 1 डोज से काम नहीं चलने वाला है। उनका कहना है कि लोगों को 2 डोज की जरूरत पड़ सकती है। वर्तमान में टेस्टिंग किट, पीपीई किट जैसी जरूरी चीजों की कमी से सारे देश जूझ रहे हैं। ऐसे में 2 बार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने को ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सिंधिया से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सिंधिया ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छिपाई है, इसलिए सिंधिया का राज्यसभा निर्वाचन रद्द किया जाए। हरियाणा सरकार के मंत्री ओपी यादव के नाम से ऑडियो वायरल होने से राज्य में राजनीति गर्मा गई है। ऑडियो में मंत्री नारनौल के एसपी को भ्रष्ट और नालायक बता रहे हैं। साथ ही अपराधियों से एसपी के मिले होने के आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री ने इन्हीं आरोपों के साथ सरकार से शिकायत की थी। इसके बाद एसपी सुलोचना गजराज का ट्रांसफर कर दिया गया है। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर मानहानि को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि मेनका गांधी 10 अगस्त को दुबेपुर के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया वालों को ब्लैकमेलर बताया था। इसके बाद अधिवक्ता और पत्रकार राजेश मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत की बेंच में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जाकिर नाइक, मेहुल चौकसी की कंपनियों से डोनेशन मिलता रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने यस बैंक के राणा कपूर और जिग्नेश शाह का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिलना कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया है। हालांकि ग्रेनेड वाहन पर लगने से चूक गया और सड़क पर गिरकर फट गया। ग्रेनेड से सड़क पर गिरने से 6 नागरिक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना इस समय घाटी में दहशतगर्दों के सफाये में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट सेवा रद्द रहेंगी। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध दहशतगर्द ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने स्पेशल सेल को बताया कि करोल बाग में भीड़भाड़ वाले इलाके में वो धमाके करने जा रहा था। इसके लिए उसने इलाके की रेकी पहले ही कर ली थी। उसने बताया कि धमाके के लिए 2 कुकर में 15 किलो विस्फोटक के साथ आईईडी लगाकर बम को तैयार कर लिया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदिग्ध मोहम्मद मुस्तकीम को गिरफ्तार किया था। बीते दिनों पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने की लोगों से अपील की थी। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को अब तक 17 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम को जहां 71,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं, तो वहीं इसे करीब 4.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक भी मिले हैं। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से जुड़े एक एजेंट को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान कच्छ निवासी रजत भाई के तौर पर की गई है। इसके कब्जे से देश की महत्वपूर्ण जानकारी और सबूतों के रूप में दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपी रजत गुजरात के मुंद्रा डॉक यार्ड पर सेना की मौजूदगी और हथियारों के रखरखाव की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाता था। बिहार चुनाव के दंगल में डिजिटल तैयारी के साथ कांग्रेस कल से मैदान में 2-2 हाथ करने जा रही है। कांग्रेस 1 सितंबर से बिहार के 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन करेगी। वो पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 43 विधानसभा सीटों के लिए डिजिटल रैली करेगी। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में वर्चुअल मंच बनाया गया है। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे।
बिहार चुनाव की आहट के बीच पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। राज्य के अमीन पद के अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न अवस्था में पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजस्व प्रशिक्षण विभाग ने 2019 में अमीन पदों पर बहाली शुरू की थी। तब से 2 बार प्रमाण पत्रों की जांच की गई, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की गठित कमेटी ने केंद्र की नई शिक्षा नीति को खारिज कर दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसके कई बिंदुओं में स्पष्टता की कमी बताई है। उन्होंने कहा कि इसके कई अन्य प्रावधानों को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। समिति ने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला देश है, इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर एक समान मानक लागू नहीं किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी एसी कोच में चादर, तकिया और तौलिया बंद करने पर रेलवे विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड के शीर्ष और क्षेत्रीय व मंडल स्तर के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। रेलवे का अनुमान है कि प्रत्येक लिनेन सेट को धोने के लिए 40 से 50 रुपए खर्च आता है। हालांकि इस मामले में अभी औपचारिक निर्णय लेना बाकी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के रिया को विषकन्या बताने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मार्च के बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन आपने रिया और सुशांत की रट लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी से आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा का संचालन 8 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। राज्य में स्कूल कॉलेजों के खुलने पर लगा प्रतिबंध 30 सितंबर तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि 30 सितंबर तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश में भी लोगों को जलभराव से जूझना पड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जलभराव की समस्या का समाधान निकाले जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर को लेकर इस पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि हल्की सी बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने वालों को 2 बच्चे की अनिवार्यता पर चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि सरकार आगामी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की पॉलिसी लाना चाहती है। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 2 बच्चों वाली पॉलिसी लागू है, जिसके तहत 2 बच्चों से अधिक वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में नए पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं। इसी बजट से 38 जिलों में 189 उद्योग लगाने का काम चल रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि इन्हीं उद्योगों में बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। यूपी सरकार ने सभी जिलों से ब्राह्मणों के नाम लाइसेंसी असलहों पर जानकारी मांगी है। इसमें पहले से मौजूद लाइसेंसों की संख्या और कितने लोगों ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, इसकी सूची 18 अगस्त को डीएम से मांगी गई थी, जिसे 21 अगस्त तक देना था। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा सत्र में सवाल पूछा था कि ब्राह्मणों के पास कितने लाइसेंस हैं और कितने लोगों को इसकी जरूरत है। इसके बाद ही सरकार ने जिलों से जानकारी मांगी थी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बैठक में अजय चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि वो पार्टी संगठन को कई दूसरे प्रदेशों में भी मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में बुजुर्गों को घर घर खाना पहुंचाने की स्कीम लोकप्रिय हो गई है। इसके साथ ही इसकी मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके तहत बुजुर्गों की मांग पर पका खाना उनके घर तक डिलीवरी किया जाता है। शाकाहारी खाने में चावल, रोटी, दाल और सब्जी की थाली 35 रुपए में मिलती है, जबकि मांसाहारी मटन थाली 85 रुपए की है। आपको बता दें कि सीएम ममता ने लॉकडाउन में बुजुर्गों के लिए यह स्कीम शुरू की थी। बिहार पोस्टल सर्किल द्वारा आज 6 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और गिरिराज सिंह मौजूद रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए बिहार में लाभार्थियों को 350 करोड़ रुपए डोर स्टेप तक वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 206 पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जहां सिर्फ महिलाएं कार्यरत हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अभी भी पंजाब की कैप्टन सरकार सख्ती के मूड में दिख रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अनलॉक 4 में कोई छूट लागू करने को तैयार नहीं है। कोरोना को लेकर हुई बैठक में इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने की सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि पंजाब में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में दोबारा कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार के किसी खास सपोर्ट की जरूरत नहीं है। केंद्र हमें बस ज्यादा टेस्ट करने से ना रोके, बस यही काफी है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम केंद्र से टेस्टिंग किट लेने के बजाय बाजार से खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि कोरोना का खात्मा दीपावली तक हो जाए। यूपी के फर्रुखाबाद की सपा नेता और पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने उर्मिला पर डीएम मानवेंद्र सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि नूरपुर गांव में वक्फ बोर्ड की करीब 3.5 एकड़ जमीन है। इस संपत्ति की पहले फर्जी वसीयत की गई। इसके बाद उर्मिला राजपूत ने हड़पने की कोशिश की है। फिलहाल डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में आरक्षण देने का मामला राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें नीट की पीजी डिग्री कोर्स में नौकरी करने वाले डॉक्टरों को आरक्षण देना चाहती हैं तो इसका लाभ दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा दूर-दराज क्षेत्रों में सरकारी नौकरी करने वाले डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। कानपुर के बिकरू कांड के आखिरी नामजद बदमाश रामू वाजपेयी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। रामू पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। 50,000 के इनामी रामू के पास से पुलिस ने घटना में शामिल राइफल के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। नोएडा के सेक्टर 104 में डॉग्स प्रेमियों के लिए रेस्तरां खोला गया है। ये नोएडा का पहला रेस्तरां है जहां डॉग्स प्रेमी अपने पालतू कुत्ते के साथ आ सकते हैं। इसमें इंसानों के साथ साथ डॉग्स के लिए भी सुविधाएं हैं। यहाँ पर इंसान और डॉग्स के लिए अलग अलग तरह के 15 पकवान और 5 तरह की ड्रिंक्स मिलती हैं। इस रेस्तरां को 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है जो कुछ अलग करने की सोचा करते थे। तेज प्रताप यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि मुकदमा मुझ पर दर्ज हुआ है जबकि झारखंड सरकार पर दर्ज होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पिता से मिलने रांची गया था तो गेस्ट हाउस की मांग की थी लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ऐसे में सड़क पर सोने या फिर होटल में रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रामपुर के नवाब का बेशकीमती सिंहासन गायब हो गया है। उनके 16 वारिसों में नवाब रजा अली खां संपत्ति का बंटवारा होना है। सिंहासन में बेशकीमती हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। बता दें कि रामपुर में 1774 से 1949 तक नवाबों का राज रहा है। रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान और आखिरी नवाब रजा अली खां थे। बिजनौर में मिट्टी से बना एक कच्चा मकान देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे के नीचे परिवार के 6 सदस्य दब गए। पड़ोसियों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है। इलाज के लिए सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार की एक सदस्य की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया है। रामपुर के आइसोलेशन सेंटर में एक कैदी फरार हो गया है। जेल से आए हुए कुछ आइसोलेट कैदियों को वापस जेल भेजा जा रहा है। कैदियों को एक एक कर गाड़ी में बैठाया जा रहा है। तभी मौका पाकर शातिर कैदी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस कैदी की तलाश कर रही है। घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाराबंकी की सुबह पुलिस ने 30 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटी गई 4 पहिया कार और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अय्याशी करने के लिए कार लूटते थे, उसके बाद कानपुर में बेच देते थे। बांदा में मजदूरों ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित मजदूरों ने सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट के सामने का है। इंदिरा नगर चौक पर लगभग 200 मजदूर काम के लिए खड़े थे। उधर से गुजर रहे कुछ पुलिसकर्मियों ने मजदूरों के साथ अभद्रता कर सभी को भगा दिया। मजदूरों का कहना है कि हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। पुलिस ऐसा करेगी तो परिवार कैसे पालेंगे। बिहार की रोहतास पुलिस को ड्रग्स तस्करी रोकने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। संजौली में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 38 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस की दबिश को देखते हुए तस्कर फरार हो गए। बरामद गांजा को जब्त कर थाने लाया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।